प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11th की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल उसका चैप्टर 3 देखने वाले हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यू, यानी राजा टूट की खोज गाथा जारी है। AR विलियम्स इसके लेखक हैं। इसकी पूरी कहानी देखेंगे, कहानी को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी के स्टार्टिंग में हमसे कहा जाता है कि जब टूट मरा तो उसकी आयु 13 से 19 वर्ष के बीच में थी। यानी राजा टूट की जब मृत्यु हुई तो उनकी मम्मी को निकाला गया, और मम्मी निकालने के बाद जब CT स्कैन किया गया तो पता चला कि जिस समय इनकी डेथ हुई उस समय उनकी उम्र शायद 13 से 19 वर्ष के बीच में रही होगी। वो एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कहानी में पुराने समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, मृत्यु के बाद उनके शरीर को इस तरह से दफनाया जाता था कि हज़ारों साल तक उनका शरीर ख़राब नहीं होता था। तो अगर आप चाहें तो YouTube पर आप राजा टूट की जो मम्मी है रियल में जब उसकी खोजबीन हुई थी, ये कहानी असली है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कल्पना हो। आप YouTube पर राजा टूट की मम्मी को अच्छे से देख सकते हैं। मुझे लगता है आप 11th में हैं, आपको मम्मीज़ के बारे में जानकारी होगी। इस तरह की बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ बनती हैं। तो बस इसमें सिर्फ इतना ही है कि राजा टूट की मम्मी की खोजबीन कैसे हुई, कहाँ पर हुई, किन लोगों ने की, कौन कौन सी चीज़ों को उसमें ध्यान से देखा गया, और राजा टूट क्यों इतने स्पेशल हो गए। फिर थोड़ी सी चीज़ें हम उनके लाइफ के बारे में देखेंगे, उनके जीवन के बारे में देखेंगे कि वो कैसे थे, किसके बेटे थे, उनके पिताजी कौन थे, दादाजी कौन थे, कैसे उनकी डेथ हुई, उनके डेथ के समय किस तरह का माहौल था। और फिर हम प्रेजेंट में आएंगे कि जब राजा टूट की मम्मी की खोजबीन की गई तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हुई, वो सारा इसमें है, डिटेल में है, आप ध्यान से सुनिए। तो हमसे कह रहे हैं कि वो एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था, यानी कि उसका परिवार बहुत ताकतवर रहा होगा और वो अंतिम उत्तराधिकारी था, मतलब उसके बाद उसका खानदान एक तरह से ख़त्म हो गया। इस परिवार ने मिस्र और उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक राज्य किया था। यानी राजा टूट के बारे में, जिनके बारे में हम कहानी पढ़ रहे हैं, उनके परिवार ने मिस्र और उसके साम्राज्य पर, इजिप्ट की कहानी है, तो मिस्र के साम्राज्य पर शताब्दियों तक राज किया था। अब आप सोचिए, सैकड़ों सालों से उनके खानदान के लोग मिस्र पर राज करते आ रहे थे। टूट सोने के आभूषणों सहित मरने के बाद लिटा दिया गया। यानी जब राजा टूट की मृत्यु हुई तो उन्हें सोने से लादा गया और उसके बाद उन्हें दफनाया गया, और अंत में लोग उसको भूल गए। दफनाने के बाद लोग भूल गए। सन 1922 में उसके मकबरे की खोज हुई। देखिए, ये जो घटना घट रही है लगभग 3300 साल पहले ये घटना घटी थी। मतलब कि राजा टूट जब मरे थे और उसके बाद उन्हें दफना दिया गया। दफनाने के अब से लगभग 3300 साल बाद यानी 1922 में उनके मकबरे की खोज हुई, और तब से आधुनिक संसार ने अनुमान लगाया है कि उसके साथ क्या घटना घटी थी। यानी तब से लेकर 1922 से लेकर अब तक 2025 चल रहा है, अब तक लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी मिल गई, लाश मिल गई एक तरह से, उसका CT स्कैन वगैरह जो भी हमारे पास वैज्ञानिक तथ्य हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि मृत्यु कैसे हुई। तो तभी से लेकर संसार ने अनुमान लगाया कि उसके साथ क्या घटना घटी थी। सबसे ज़्यादा संभावना उसकी हत्या की है, यानी आज भी हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि शायद उनकी हत्या की गई होगी। अब लगभग 80 वर्षों में टूट ने पहली बार अपना मकबरा छोड़ा। यानी खोज तो 1922 में हो गई, मगर उनके मकबरे से उनको बाहर निकाला गया उसके 80 साल के बाद। तो अब लगभग 80 वर्षों में टूट ने पहली बार अपना मकबरा छोड़ा। टूट का CT स्कैन किया गया, जो उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए तथ्य प्रस्तुत करती है। CT स्कैन से पता चला कि उनके जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ कुछ खास बातें क्या हो सकती हैं। वह एक इस बालक राजा की शुद्ध न्यायिक पुनर्रचना के लिए बिल्कुल ठीक तथ्य और आंकड़े प्रदान करती है, क्योंकि CT स्कैन हमारे शरीर के बारे में जितनी जानकारी देता है उतनी जानकारी कोई दूसरी चीज़ नहीं देती। अब देखिए, आगे हमने देख रहे हैं कि जब राजा टूट को प्राचीन मिस्र कब्रिस्तान, जो राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि राजा टूट को जिस घाटी में दफनाया गया था उसका क्या नाम था, तो राजाओं की घाटी इस नाम से जाना जाता था जहां उनको दफनाया गया था। में विश्राम स्थल से ले जाया गया तो बहुत तेज हवा चली। यानी जब राजा टूट को प्राचीन मिस्र कब्रिस्तान, जो राजाओं की घाटी के नाम से जानी जाती है, में विश्राम स्थल से ले जाया गया, यानी जब राजा टूट की मम्मी की खोज लोगों ने की और उनकी मम्मी को बाहर निकाला, तो क्या हुआ, उस समय बहुत तेज़ हवा चली और उसने विचित्र
और अस्वाभाविक अनोखी शक्ल आकाश में उड़ाई, यानी कि धूल उड़ी, रेत उड़ी और उड़ने के बाद आकाश में अजीब सी एक आकृति बनी। पूरे दिन रेगिस्तान के ऊपर आकाश में काले घने बादल तेजी से दौड़े और वे तारों को भूरे रंग की ताबूत से ढक रहे थे, यानी आसमान खराब होने लगा। ये एक तरह से फिल्मी घटना घट रही है। 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे की बात है। संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी, अब देखिए यहाँ से एक जानकारी और मिलती है कि राजा टूट की जो मम्मी है वो संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी है, ठीक। और ये कब घट रही है? जब उनकी मम्मी को मकबरे से बाहर निकाल रहे हैं। 5 जनवरी 2005 की शाम 6 बजे की बात है कि संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी के सिर को पहले सीटी स्कैनर में खिसकाया गया ताकि इस युवा शासक, जिसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, के चिकित्सा संबंधी रहस्यों जो विलंबित पड़े थे के निकटता से जांच की जा सके। ये यानी 6 जनवरी 2005 को ये घटना घटी जब उनका शरीर निकाला गया, राजा टूट की मम्मी को निकाला गया ताबूत से और उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई। यह युवा शासक 3300 वर्ष से भी अधिक समय से पहले मरा था, यानी राजा टूट की जो मम्मी है वो कितनी पुरानी है? 3300 साल पहले। अब आप सोचिए, तीसरे पहर यानी दोपहर के बाद सारे संसार से आए पर्यटकों की सामान्य पंक्ति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए नीचे तहखाने में गई। राजा टूट को ऐसे नहीं दफनाया गया था जैसे हम यहाँ आसपास देखते हैं अपने, या जो हमें पता है कि बस ज़मीन में कुछ फीट का गड्ढा खोदते हैं और मृत शरीर को दफना देते हैं, मगर राजा टूट के साथ ऐसा नहीं था। उनको काफ़ी यानी लगभग 3 मंजिल नीचे धरती के कमरा बनाया गया और धरती के अंदर 3 मंजिल गहराई में उस कमरे के अंदर उनके ताबूत को दफनाया गया और बाकायदा उसमें आने जाने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह हैं। आप YouTube पर पूरा वीडियो देख सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। तो हमसे कह रहे हैं कि तीसरे पहर सारे संसार से आए पर्यटकों की सामान्य पंक्ति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए नीचे तहखाने में आई। यह मकबरा लगभग 26 फुट गहरे तहखाने में था। राजा टूट कहाँ मौजूद हैं? धरती के 26 फुट नीचे, जहाँ बहुत भीड़ थी। कब्रों वाले कमरे में उन्होंने दीवार पर भित्ति चित्रों को टकटकी लगाकर देखा, यानी दीवार पर, पत्थर की दीवार पर बनाकर उन पर चित्र बनाए गए हैं। फिर स्वर्ण जनित टूट के चेहरे को ध्यान से देखा गया। ऐसा था जब राजा टूट को दफनाया गया तो टूट का जो मकबरा बनाया गया, जो ताबूत बनाया गया, ताबूत के ऊपर का जो ढक्कन बनाया गया, ढक्कन के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन तैयार किया गया जैसे हमें देखने वाले को लगे कि यही राजा टूट है, जबकि वो ताबूत का ढक्कन है और ताबूत के अंदर राजा टूट मौजूद हैं। लेकिन ऊपर का ढक्कन देखने से लगेगा कि वो ताबूत के ऊपर सो रहे हैं। तो ये उस तरह की बातें हो रही हैं। फिर स्वर्ण जनित टूट के चेहरे को ध्यान से देखा। ताबूत के बाहरी ढक्कन को मम्मी की आकृति का बनाया गया था। ये देखो, ये लिखा है, ताबूत के बाहरी ढक्कन को मम्मी की आकृति का, यानी जैसा शरीर देखने में उस व्यक्ति का था जो मरा था, जो ताबूत के अंदर था, उसी को ध्यान में रखकर ढक्कन तैयार किया गया था ताबूत का। आगे क्या हुआ? आकृति का बनाया गया था जो आश्चर्यजनक विशेषता थी। कुछ दर्शक गाइड पुस्तक के कुछ अंश को मंद आवाज़ में पढ़ रहे थे। वहाँ आसपास कुछ गाइडलाइनें लिखी है कि भाई अगर आप यहाँ आते हैं, अब 3300 साल पहले की वो भाषा में लिखी गई होंगी चीज़ें, आज के लोग उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी भी जानकारी मिल रही है, अन्य शांति से कुछ लोग खड़े थे। वे शायद राजा टूट की 18-19 वर्ष की आयु में हुई असामयिक मृत्यु पर विचार कर रहे थे। कुछ लोगों को लगा कि उनकी उम्र 18 से 19 रही होगी जब उनकी मृत्यु हुई और उसके बारे में विचार कर रहे हैं। आश्चर्य से कांप रहे हैं। उनको डर भी लग रहा है कि क्या राजा का अभिशाप जो उसको परेशान करने के लिए उन पर मृत्यु या दुर्भाग्य के रूप में गिरता है, वास्तविक रूप से सत्य था। क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ भी थी उनके बारे में कि भाई अगर आप मम्मी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं या मम्मी को निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको श्राप लग जाएगा, आपको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उस तरह की बातों के बारे में भी लोग वहाँ खड़े होकर विचार कर रहे हैं। फिर हम आगे क्या देखते हैं? हम आगे देखते हैं कि जाही हवास मिस्र की पुरातात्विक वस्तुओं या भवन की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल। तो यहाँ एक नाम हमें जानने को मिलता है, जाही हवास। और ये है कौन? ये मिस्र जो देश है उसकी पुरातात्विक वस्तुओं या भवन की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं। देखिए, हर देश का अपना एक पुरातात्विक विभाग होता है जो इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करता है। तो वहाँ मिस्र में भी है। तो मिस्र के पुरातात्विक विभाग के जो जनरल हैं उनका नाम है जाही हवास। जब मम्मी पर लंबी पहली नज़र डालने के लिए झुके तो उन्होंने कहा कि मम्मी बहुत बुरी दशा में है।
इसका कारण था सन 1920 की दशाब्दी में कार्टर द्वारा किया गया कार्य। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। हम जो घटना देख रहे हैं वो घटना कब घट रही है, देखिए 2005 6 जनवरी की शाम को, ठीक, राजा टूट को उनके मकबरे से बाहर निकाला जा रहा है, उनकी मम्मी को। और हमने पढ़ा कि 1922 में उनके मकबरे की खोज हुई थी। तो फिर ये 1920 का क्या मसला है। असल में ऐसा हुआ था कि इस समय जो राजा टूट यानी 5 जनवरी की शाम को 6 बजे जो राजा टूट की मम्मी को बाहर निकाला जा रहा है वो सरकार की अनुमति से निकाला जा रहा है। और खोज हो गई थी 1922 में। लेकिन 1922 में खोज होने से पहले 2 साल पहले 1920 में एक व्यक्ति जिसका नाम कार्टर था, उसने चुपके से यानी चोरी से उस मकबरे की खोज की थी और उसने सबसे पहले मम्मी को देखा था, जाना था। यानी कहानी फ्लैशबैक में जा रही है, ठीक। और उसके बारे में बाद में पता चला था सरकार को कि कोई आया था उनके देश में, मिस्र के अंदर, और उसने मम्मी के साथ छेड़खानी की थी। तो उसके बारे में जाहिर हवास कह रहे हैं कि मम्मी बहुत बुरी दशा में है। इसका कारण ये था कि 1920 की दशाब्दी में कार्टर द्वारा किया गया कार्य। कार्टर कौन है, अर्थात हावर्ड कार्टर, ये ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता था। समझ रहे हैं, कहानी तो मिस्र में चल रही है, ठीक, लेकिन एक पुरातत्ववेत्ता कहाँ का आया है, ब्रिटिश का। यानी एक इतिहासकार आप बोल सकते हैं आम भाषा में कि भाई कोई इतिहासकार आया जिसको इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करनी थी, तो वो मिस्र में आया और उसने मम्मी के साथ छेड़खानी की थी। उसने वर्षों तक निरर्थक खोज की और उसके बाद 1922 में टूट के मकबरे की खोज की थी। यानी जो ये रहा होगा हावर्ड कार्टर, कोई व्यक्ति ब्रिटिश का रहने वाला, इसने सुना होगा कहीं किसी कहानी में राजा टूट के बारे में, तो वो मिस्र गया, चुपके से उनकी खोज की, कई साल तक उसने जानकारी हासिल की और तब जाके पता चला कि उसने ही 1922 में मकबरे की खोज करी और उसने उसके साथ कोई छेड़खानी की थी। यद्यपि उसके अवयवों की जल्दबाजी से पूरी तरह खोज की गई थी। यानी जब हावर्ड कार्टर ने इस मकबरे की खोज की, राजा टूट की खोज की, तो जल्दबाजी अपनाई। वे आश्चर्यजनक रूप से पूरे थे, यानी जो भी उसने तथ्य हासिल करे वे पूरे तथ्य तो थे, मगर वे सब गड़बड़ हो गए थे। वे अवयव किसी समय प्राप्त सबसे धनी शाही संग्रह रहे और मिस्र के राजाओं की गाथा का अंग बने रहे। देखो फिर से पढ़ते हैं। उसने वर्षों तक निरंतर खोज करने के बाद सन 1922 में टूट के मकबरे की खोज की थी। यद्यपि उसके अवयवों की जल्दबाजी से पूरी तरह खोज की गई थी। अवयवों का मतलब क्या, मतलब ये कि राजा टूट से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थीं, जब हावर्ड कार्टर ने उनकी खोज की थी तो बहुत जल्दबाजी दिखाई थी, तो वे आश्चर्यजनक रूप से पूरे थे। वे जितने भी अवयव मिले, जितनी भी जानकारी मिली कि भाई किसी समय प्राप्त ये जो चीज़ें हमें मिली हैं राजा टूट के बारे में, इसमें सबसे धनी शाही संग्रह रहे और मिस्र के राजाओं की गाथा का अंग बने रहे। जो भी जानकारी मिली पता चला कि राजा महाराजा हुआ करते थे और उन्हीं के परिवार से ये कोई व्यक्ति था। अत्यधिक आकर्षक सोने की मानव कृतियाँ, यानी जिस मकबरे में यानी कि जिस कमरे के अंदर राजा टूट को दफनाया गया है वहाँ कुछ मानव आकृतियाँ भी बनी हुई हैं। उनकी शाश्वत चमक, यानी कि सोने की बनी हुई है, चमक रही हैं, इस बात की गारंटी देती थी कि उनका पुनर्जन्म होगा। यहाँ हमको जानकारी मिलती है कि मिस्र के लोग या पुराने समय में मिस्र के जो राजा महाराजा थे वो मरने के बाद मम्मी क्यों बनवाते थे अपने शरीर की, इसलिए बनवाते थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मरने के बाद वो किसी दूसरी दुनिया में जाते हैं और दूसरी दुनिया में जाने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, खाने की, पीने की, कपड़े लत्ते। और ये राजा महाराजा होते थे तो इनको नौकर भी चाहिए काम करने के लिए, तो कुछ नौकरों को भी दफनाया जाता था या उनकी मम्मी बना दी जाती थी या फिर उनकी मूर्तियाँ बना दी जाती थी सोने की या पत्थर की, उनको दफनाया जाता था साथ में। तो उनका ये विश्वास कि उनका पुनर्जन्म होगा और वो फिर से राजा की तरह अपना जीवन जिएंगे, ये उनका विश्वास था जिसके लिए सब किया जाता था। तो इन चीज़ों ने खोज के समय सनसनी उत्पन्न कर दी थी। जब इन सब चीज़ों की खोज की गई तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई और वे अब भी सबसे अधिक ध्यान के केंद्र हैं। यानी आज भी लोग इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, हम सबको जानना चाहिए। पर टूट को भी दिन प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुओं जिनकी आवश्यकता जीवन के बाद भी होगी के साथ दफनाया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा है कि राजा टूट को किन किन चीज़ों के साथ दफनाया गया, बोर्ड गेम के साथ, कांसे का रेजर, ठीक, लीनन के बने नीचे पहनने के वस्त्र, भोजन और शराब के बक्से, ये सब चीज़ें राजा के साथ में ही दफनाई गई थी कि भाई राजा का जब दूसरा जन्म होगा तो उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लो भैया,
आगे, पिरामिड में राजा के साथ दफनाए हुए खजाने को सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखने के महीनों बाद कार्टर ने 3 ताबूतों के समूह की खोजबीन करनी शुरू की थी। तो पिरामिड पिरामिड मतलब वो घाटी, वो जगह जहाँ पर राजा टूट को दफनाया गया था, उसके ऊपर पिरामिड बना हुआ है। तो पिरामिड में राजा के साथ दफनाए हुए खजाने को सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखने के महीनों बाद कार्टर ने 3 ताबूतों के समूह की खोजबीन करनी शुरू की कि भाई राजा टूट के साथ सोना चांदी हीरे जवाहरात भी दफनाए गए होंगे, तो उनके बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। तो वो तीनों ताबूत मिले। पहला ताबूत खोला तो उसमें कफन में मालाएं सजी हुई थीं। ठीक, ये मालाएं बिलों और जैतून की पत्तियों, जंगली सलेरी, कमल की पंखुड़ियों और कॉर्न फ्लावर से बनाई गई थी। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे वो मालाएं बनाई गई थीं। ये इस बात का मामूली संकेत देती हैं कि उसको मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था। यानी ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैतून की पत्तियाँ हों, बिलों हों या जंगली सलेरी, कमल की पंखुड़ियों, कॉर्न फ्लोवर, ये सब कब पैदा होते हैं? मार्च और अप्रैल में पैदा होते हैं। तो इनकी वजह से जानकारी मिली कि शायद जब राजा टूट को दफनाया गया था तो कौन से महीने चल रहे होंगे उस समय? या तो मार्च का महीना रहा होगा या फिर अप्रैल का महीना रहा होगा। जब वो अंतिम रूप से मम्मी पर पहुंचा तो उसे कुछ परेशानी हुई। यानी हावर्ड कार्टर जब उस मम्मी के पास पहुंचा तो परेशानी क्या हुई? धार्मिक संस्कार में प्रयुक्त राल कठोर हो गई थी। यानी राजा टूट को जिस ताबूत के अंदर रखा गया था तो उनकी मम्मी के ऊपर कुछ राल वगैरह डाली गई, वो पिघल गई। पिघलने से क्या हुई? वो तली से चिपक गई ताबूत के, तो जिससे मम्मी जो थी वो भी तली से चिपक गई। उससे टूट अपनी ठोस सोने से बनी ताबूत की तली से चिपक गया था। कार्टर ने बाद में लिखा कि कितने भी उपयुक्त बल का प्रयोग किया जाए वे राल की परतें नहीं हटाई जा सकती थीं। यानी हमसे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि राजा टूट का जो शरीर था वो तली से चिपक गया था ताबूत की, और उनको कितना भी आप मशक्क़त करिए उसको निकाल नहीं सकते। क्या किया जाए? ये किसके शब्द हैं? हावर्ड कार्टर के शब्द हैं। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि मिस्र के सुदूर दक्षिण से सूर्य हथौड़े के समान राल को पीट सकता है। अब देखिए, हम धरती के नीचे था हावर्ड कार्टर, उसने देखा कि यार यहाँ हम कितने भी कोशिश करने पर राजा टूट को उसके ताबूत से छुटा नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर मैं ताबूत को ऊपर ज़मीन पर लेकर जाऊं और वहाँ धूप में रखूं तो शायद राल जो है वो थोड़ी सी मुलायम हो जाए और उससे राजा टूट को मैं अलग कर सकूं ताबूत से, ताकि उनको अपने साथ ले जा सकूं या उनके साथ जो भी मैं जानकारी हासिल करना चाहता हूं वो कर सकूं। तो मिस्र के सुदूर दक्षिण में सूर्य हथौड़े के समान राल को पीट सकता है, और कार्टर ने राल को ढीला करने के लिए इसका प्रयोग किया। उसने बाहर चमकती धूप में मम्मी को 2-3 घंटे के लिए रखा। वो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो गई, कुछ भी अपने स्थान से नहीं खिसका। यानी धूप का भी असर नहीं हुआ। इतनी तेज़ी से, यानी इतनी ज़ोर से, इतनी अच्छे से वो राल चिपक गई थी। उसने वैज्ञानिक अनाशक्ति के साथ रिपोर्ट की कि पहले अंगों और धड़ के नीचे के पूरे पदार्थ को छेनी से छीला जाए, तब राजा के शव को उठाना संभव हो सकता है। तो लो भैया, उसने वैज्ञानिक अनाशक्ति के साथ रिपोर्ट जाहिर की। यानी हावर्ड कार्टर जो था, जो ब्रिटिश का रहने वाला था, उसने ये कहा कि भैया इनको टुकड़ों में अलग अलग करके हमको उठाना होगा ताकि हम मम्मी को सेफली बाहर निकाल सकें और ताबूत से छुटा सकें, और हटाने के बाद हम उसका सीटी स्कैन वगैरह या जो भी हम करना चाहें वो कर सकें। वास्तव में कार्टर के पक्ष में कोई विकल्प नहीं था। मतलब कार्टर ने जब ये अपनी सरकार को बोला होगा, कोई तो उनका ग्रुप रहा होगा, वो अकेले तो नहीं आए होंगे, तो उन्होंने कहा कि भैया इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं छीनी हथौड़े से काम करके। लेकिन वास्तव में कार्टर के पक्ष में कोई विकल्प नहीं था। यदि वो मम्मी को काट कर मुक्त न करता तो यह बहुत निश्चित था कि चोर सुरक्षाकर्मी को धोखा देते और सोना उतारने के लिए मम्मी को कहीं दूर ले जाते। अब कार्टर के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था कि अगर अनुमति मिले ना मिले, उनको राजा टूट को बाहर निकालना था ताबूत से, तो उन्होंने छेनी हथौड़े का उपयोग किया और वैसा करने की कोशिश भी की। डर क्या था? डर ये था कि भैया अगर रात हो गई वहाँ पर, पता चला चोर आ गए, अब चोरों को क्या चाहिए? सोना, तो वो तो मम्मी को नुकसान पहुँचा देंगे। तो ये दिक्कत थी। टूट के समय में शाही परिवार असाधारण रूप से धनी था। यानी जब भी टूट का समय रहा होगा 3300 साल पहले, तो शाही परिवार असाधारण रूप से धनी था और वे सोचते थे या आशा करते थे कि वे अपने धन को अपने साथ ले जा सकते थे। संसार से आगे अपनी यात्रा के लिए राजा टूट के पास चमकती हुई दौलत बहुत बड़ी मात्रा में थी। मूल्यवान कॉलर, हीरों और रत्नों से जड़ित हार और बाजूबंद, अंगुलियां, ताबीज, धार्मिक कार्यों के लिए चोगा, सैंडल, अपनी उंगलियों और अंगूठियों के लिए खोल, और अब
प्रतिमा संबंधी आंतरिक ताबूत और मुखौटा सभी विशुद्ध सोने से बने थे, यानी एकदम एकदम बढ़िया सोने से बनाया गया था उन सब चीज़ों को। टूट को अपनी सज्जा से अलग करने के लिए, यानी टूट को उन सब चीज़ों से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी का सिर अलग किया और लगभग सभी चीज़ों को, देखिए पहले मम्मी का सिर अलग किया और उसके बाद क्या किया, सभी चीज़ों को, बड़े जोड़ों को अलग कर दिया। जब वे ये कार्य समाप्त कर चुके तो उन्होंने लकड़ी के बक्से में रेत की परत पर शव के भागों को एकत्रित किया और क्षति, यानी जो नुकसान हो गया था, छिपाने के लिए पैडल प्रयोग किए गए। यह सब उस शैया पर किया जा रहा था जहां टूट अब विश्राम कर रहा था। तो ये घटना घट रही है सर हावर्ड कार्टर के द्वारा। ये घटना कब की घट रही है? 1922 में घट रही है, जब राजा टूट ने उस मकबरे की खोज की थी। तो सबसे पहले तो जब उसने खोज की थी तो उसने मम्मी को बाहर निकाला और राजा टूट को किसी लकड़ी के तख्ते पर उठा के रखा। बाद में क्या हुआ, मध्यवर्ती दशाब्दियों से पुरातत्व विज्ञान बहुत सीमा तक बदल गया है। ये एक जानकारी ऐसी दी जा रही है कि मध्यवर्ती दशाब्दियों से पुरातत्व विज्ञान बहुत सीमा तक बदल गया है। अब धीरे धीरे देखिए साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है तो पुरातत्व विभाग के पास भी बहुत से साइंटिफिक तरीके होते हैं जिनसे वो खोजबीन करते हैं। अब खजाने पर कम ध्यान दिया जाता है और जीवन के आकर्षक विवरणों और मृत्यु के रहस्यों की जिज्ञासा जागृत करने वाली चीज़ों की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। आज का समय ऐसा नहीं है कि लोग सोने चांदी की तरफ ज़्यादा भागते हैं, बल्कि जीवन के बारे में लोग अब छानबीन ज़्यादा करते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग केवल इन चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे कि भाई सोना चांदी मिल जाए। अब बहुत अधिक जटिल यंत्रों का प्रयोग होने लगा है, इससे चिकित्सा प्रौद्योगिकी भी हेल्प करती है इसके अंदर। कार्टर की खोज के 40 वर्षों से भी ज़्यादा पश्चात सन 1968 ईस्वी में एक मानव शरीर रचना के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे लिया था। तो एक्सरे कब लिया गया, देखिए पहला 1968 में, और चौंका देने वाले तथ्य को उजागर किया कि राल के नीचे जो उसकी छाती के ऊपर प्लास्टर के रूप में है, उसकी छाती की हड्डी और सामने की पसलियाँ गायब हैं। अब ये हैरान करने वाली बात थी कि भाई जब उनका एक्सरे लिया गया तो भाई उनकी छाती की हड्डियाँ और सामने की पसलियाँ कैसे गायब हो गई। तो क्या जब राजा टूट को मारा गया था या जब उनकी मृत्यु हुई थी तो क्या उनके शरीर से उन सब चीज़ों को निकाल लिया गया था, उसके बाद उनको दफनाया गया? तो क्योंकि वो चीज़ें कहाँ चली गई, अब ये सवाल खड़े होते हैं। अब देखिए आगे क्या हुआ। आज निदान संबंधी मानसिक प्रदर्शन सीटी से क्या किया जा आज निदान संबंधी मानसिक प्रदर्शन सीटी से किया जा सकता है। उसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे और क्रॉस सेक्शन में ब्रेड की स्लाइस के समान साथ साथ रखा जाता है। यानी आज सीटी स्कैन आप कर सकते हैं, उसमें हर एंगल से चीज़ों को देख सकते हैं। ये खाली जानकारी के लिए, इसको आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, जिससे त्रिआयामी यथार्थ शरीर बन जाएगा। आजकल मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, तो इसका एक्सरा करने के बाद हूबहू शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं। एक्सरे की अपेक्षा सीटी स्कैन टूट के बारे में क्या ज़्यादा चीज़ें प्रकट करेगा, और क्या यह उन सबसे बड़े 2 प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा सीटी स्कैन की अभी तक अनुत्तरित पड़े हैं, मतलब कि जिनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि भैया वो कैसे मरा और वो अपनी मृत्यु के समय कितनी आयु का था। आज भी ये 2 सवाल खड़े हैं। अब देखिए आगे। तो राजा टूट की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी, शाही पैमाने के द्वारा भी वो बहुत बड़ी घटना थी। वो अपने वंशानुक्रम में अंतिम था और उसका अंतिम संस्कार एक वंश की खड़खड़ाहट की मृत्यु थी, यानी कि उसका अंतिम संस्कार होना मतलब उस खानदान का पूरा विनाश हो जाना था। पर उसकी मृत्यु के विवरण और दुखदायी घटना के परिणाम अस्पष्ट थे। एमेनहोटेप तृतीय टूट का पिता रहा होगा या फिर दादा रहा होगा, एक शक्तिशाली राजा था। अब यहाँ से हमें राजा टूट के बारे में जानकारी दी जा रही है कि वो उस समय कैसे थे। तो एमेनहोटेप तृतीय टूट का पिता या दादा एक शक्तिशाली राजा था जिसने 18वीं वंशावली के अपने स्वर्ण युग के चरम पर लगभग 40 वर्ष तक राज किया। उसका पुत्र था एमेनहोटेप चतुर्थ और उसका उत्तराधिकारी बना कौन? देखिए एमेनहोटेप तृतीय का उत्तराधिकारी कौन बना? एमेनहोटेप चतुर्थ। उसका उत्तराधिकारी बना वो प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग का आरंभ हुआ। नए राजा ने क्या करा? एटेन यानी सूर्य चक्र की पूजा को प्रोन्नत किया और उसका नाम अखीनेथन या एटेन का सेवक बदला। देखिए नाम तो उसका एमेनहोटेप था लेकिन उसने अपना नाम क्या रख लिया? अखीनेतन रख लिया। कोई राजा होते हैं भले उनका खानदान बहुत
लंबे समय से राज करता आ रहा हो, लेकिन कभी कभी परिवार में कोई इस तरह का व्यक्ति आता है जो राजा बनता है और वो सब चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है। तो वैसा ही किसने किया? एमेनहोटेप चतुर्थ ने किया। उसने अपना नाम बदल लिया, नाम रख लिया अखीनेतन, जिसका मतलब होता है एटेन का सेवक। अब एटेन कौन है? उनके भगवान, उनके देवता हैं, ठीक, जो सूर्य हैं। और धार्मिक राजधानी पुराने नगर थीब्स से हटाकर अखीनेतन में ले गए, ठीक। तो ये उसने काम किए। यह नगर अब अमारन के नाम से प्रसिद्ध है, यानी आज भी आप उस जगह को देख सकते हैं जो आज किस नाम से जाना जाता है? अमारन के नाम से जाना जाता है। उसने एक प्रमुख देवता एमन पर आक्रमण करके देश को धक्का पहुंचाया। उसने उसकी प्रतिमा को तोड़ा, यानी जो दूसरे देवता पहले से लोग मानते थे जिनको भगवान, उनकी मूर्तियों को तोड़वा दिया और नए देवता की मूर्ति उसने स्थापित करवा दी अपने राज्य में। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जैसा आप इतिहास में देखते भी हैं। उसकी प्रतिमाओं को तोड़ा और उसके मंदिरों को बंद किया। शिकागो विश्वविद्यालय के शोध केंद्र के निदेशक रे जॉनसन ने लक्सर में जो थीब्स का प्राचीन स्थल था, वो एक बड़ा भयावह समय रहा होगा। वह परिवार जिसने शताब्दियों तक राज किया का अंत हो गया और अब अखीनेतन हास्यास्पद होकर रह गया, क्योंकि देखिए उनका परिवार सैकड़ों सालों से राज कर रहा है। अब ये कोई व्यक्ति आता है एमेनहोटेप चतुर्थ, नाम चेंज कर देता है अपना, और भगवान भी चेंज कर देता है, सब चीज़ों को, राजधानी चेंज कर देता है अपने राज्य की। तो लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल का समय रहा ही होगा भैया। और अखीनेतन एक हास्यास्पद होकर रह गया, मतलब वो अपने कार्य में सफल भी नहीं हुए, लोगों के लिए एक मजाक बन गया वो। फिर क्या हुआ? अखीनेतन की मृत्यु के बाद, अब भैया मृत्यु सबकी होती, अखीनेतन मतलब कौन? यही एमेनहोटेप चतुर्थ, जो किसका बेटा था? एमेनहोटेप तृतीय का बेटा रहा होगा। तो अखीनेतन की मृत्यु के बाद फिर स्मेनकेर नामक एक रहस्यमय शासक थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ और वह मुश्किल से ही किसी चिन्ह के साथ जीवित रहा, मतलब कोई दूसरा राजा उस समय बना अचानक ही और उसका कोई ज़्यादा नाम नहीं हुआ। तब एक बहुत ही कम आयु का टूट नखेतन सिंहासन पर बैठा। देखिए नाम ध्यान रखिए, क्या नाम है? नाम कह रहे हैं टूट नकेथन, सिंहासन पर बैठा, जिसका आज सब जगह राजा टूट के नाम से जानते हैं, जिसको आज हम पूरी दुनिया में। तो यही वो टूट नकेतन है जिनकी हम कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक, जो उस समय क्या बने थे? राजा बने थे भैया। बाल शासक ने जल्दी ही अपना नाम टूट नखामुन बदल लिया, एमन की जीवित प्रतिमा, ठीक, एमन की जीवित प्रतिमा, और उसने पुराने दिनों की पूर्वावस्था की स्थापना कर पर्यवेक्षण फिर से शुरू किया। उसने लगभग 9 वर्ष तक राज भी किया। अब देखिए, तो हम देख रहे हैं कहानी में कि राजा टूट जब गद्दी पर बैठे, उनकी उम्र बहुत कम थी, यानी एक तरह से बच्चे ही थे। तो उन्होंने देखा कि हम मुझसे पहले जो राजा रहा, जिसने सब कुछ बदल दिया था, उनके परिवार के ही थे वो, तो उन्होंने फिर से उन चीज़ों को स्थापित किया जो देवता पहले लोग मानते थे, उनको, उनकी मूर्तियाँ फिर से बनवाई, फिर से चीज़ों को वैसा ही करने की कोशिश की। उनके जो वंशज थे जिन्होंने नाम चेंज कर लिया था अपना, फिर से नामों को वैसे ही रखना शुरू किया, मतलब फिर से चीज़ों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, एक तरह से हम कहें। और 9 साल तक उन्होंने राज किया और तब अचानक ही वो मर गए। अब कैसे मर गए देखिए, वो हम आगे देख रहे हैं कहानी में। आगे देख रहे हैं कि वो अपनी ख्याति के प्रति लापरवाह था और उसने अपने भाग्य का केवल अनुमान ही लगाया था। ख्याति के प्रति लापरवाह, आप देखिए इतना समय तो हो गया, एक छोटा बच्चा ही है जो राजा के रूप में कार्य कर रहा है। अब उसने अपने भाग्य का केवल अनुमान ही लगाया होगा कि भाई भविष्य कैसा होगा। मिस्र में बहुत सी मम्मी हैं, उनमें से एक मम्मी टूट की भी है। तो कहानी खत्म होने लगती है और फिर हम फिर से प्रेजेंट में कहानी पर आ जाते हैं। देखिए कितनी मम्मीज़ हैं कोई नहीं जानता। मिस्र मम्मी परियोजना ने, जिसने 2003 के अंत में मम्मी की पूरी सूची बनाना शुरू किया था, अब तक 600 मम्मी का अभिलेखन किया गया, यानी कि 600 मम्मी खोजी जा चुकी हैं मिस्र के अंदर। अभी भी ना जाने कितनी मम्मीज़ पड़ी होंगी, किसी को कुछ नहीं पता। और भी गणना अभी भी जारी है। दूसरी अवस्था यानी सुवाहा सीटी मशीन से इन मम्मियों का स्कैन करना है और यह मशीन राष्ट्रीय भूगोल समिति और उसके निर्माता सीमेंस ने दान की थी। ये खाली जानकारी के लिए है कि वो जिस मशीन से राजा टूट की मम्मी का सीटी स्कैन किया गया, वो मशीन किसने दान की थी। अब देखिए कह रहे हैं राजा टूट की ही वो पहली मम्मी है जिसका सीटी स्कैन किया गया, यानी सबसे पहले राजा टूट की मम्मी का सीटी स्कैन किया गया। सीटी स्कैन मशीन जब बनी मम्मी को स्कैन करने के लिए, तो वो मशीन भी पहली और राजा टूट की वो मम्मी पहली जिसका सीटी स्कैन किया गया। तो राजा टूट देखिए उधर अपने जीवन में भी हम देख रहे हैं
कि वो मृत्यु में सबसे खतरनाक रहे, क्योंकि कम समय में मृत्यु हो गई, कम समय में राजा बने, सब चीज़ों को उन्होंने व्यवस्थित किया, उनके बाद उनका ख़ानदान ख़त्म हो गया। तो वहाँ भी हम देख रहे हैं कि उनके बारे में बहुत चर्चा है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि भैया वो पहली मम्मी है, तो वो मृत्यु के बाद भी देखो पहले नंबर पर आ रहे हैं। ये कितनी अजीब सी बात है। तो हमसे कहा जा रहा है कि वो अपने देशवासियों में जैसे जीवन में शाही ढंग से आगे रहा, वैसे ही भैया वो मृत्यु में भी आगे रहा। मम्मीज बहुत सारी हैं, लेकिन देखिए इत्तेफाक से सबसे पहले राजा टूट की मम्मी का ही सीटी स्कैन किया जाता है। अब मशीन क्या करती है? सीटी मशीन ने मम्मी को सिर से अंगूठे तक स्कैन किया और क्रॉस सेक्शन में 1700 डिजिटल एक्सरे की छवि उत्पन्न की। ये मशीन के कुछ टर्म्स हैं कि भाई मशीन ने क्या क्या किया। टूट के सिर का 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसों में स्कैन किया गया ताकि उसका बहुत सी विस्तृत ढांचा देखा जा सके, मतलब कि अच्छे से समझा जा सके कि राजा टूट किस तरह के रहे होंगे। वो परिणामी छवि का विस्तृत विचित्र चित्र बना सकता है। मशीन सीटी स्कैन मशीन में देखिए हूबहू चित्र बन जाता है मरने के बाद भी। टूट के संपूर्ण शरीर का इसी तरह से अभिलेखन किया गया। रेडियोलॉजी, फोरेंसिक, एनाटॉमी के विशेषज्ञों ने उन रहस्यों की जांच करना शुरू किया जिसको परियां सोने से जड़ित दफनाने वाले मकबरे में इतने दिनों तक सुरक्षित रख रही हैं। मतलब एक तरह से बस कहावत है कि भाई परियों ने आज तक उनकी रक्षा की होगी 3300 साल तक। जिस रात को स्कैन हुआ, मजदूरों ने क्या किया, टूट को उसके मकबरे से संदूक में ले गए। ठीक, मकबरे से संदूक को ले गए बाहर। ताबूत ले जाने वालों के समान वे ढलान और सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर रेत में ले गए जो चक्कर खाते हुए उड़ रहा था। हमसे सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि 27 फीट नीचे जिस कमरे में राजा टूट को दफनाया गया था, वहाँ से मजदूर उनके ताबूत को उठाकर ऊपर धरती पर ला रहे हैं। मिस्र है, वहाँ रेत वगैरह है, आसपास इलाके में घाटी है वैसे भी वो जहाँ उनको दफनाया गया है। तो तब हाइड्रोलिक लिफ्ट से ट्रेलर पर उनको रखा गया, जिसमें सीटी स्कैनर रखा था। 20 मिनट बाद 2 आदमी निकले, पास में कार्यालय तक पूरी गति से दौड़े। 2 सफ़ेद प्लास्टिक के पंखे लाए। कूलर फैन में रेत आने के कारण लाखों डॉलर के स्कैनर को छोड़ दिया गया। राजा का अभिशाप, एक सुरक्षाकर्मी ने घबराते हुए मजाक में कहा। देखिए राजा टूट की मम्मी को मकबरे से निकाल कर जब उनका सीटी स्कैन किया जा रहा है तो उस समय अजीब सी घटना घट रही है। मौसम ख़राब हो गया, धूप से छाँव हो गई, बादल आने लगे, धूल उड़ने लगी, रेत उड़ने लगी, आसमान में तमाम अजीबोगरीब सी स्मृतियाँ बनने लगीं, चित्र बनने लगे। इस तरह की चीज़ें आपने फिल्मों में देखी होंगी। तो वैसा कुछ हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि भैया, ये सुरक्षाकर्मी कह रहा है कि भैया ये राजा का अभिशाप है, मत छेड़ो इनको वरना तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। अंत में अन्य लाए गए पंखों ने इतनी अच्छी तरह से काम किया कि प्रतिक्रिया किसी तरह से पूरी हो गई, कोई तथ्य और आंकड़ा छूट ना जाए। जो चेक करने के बाद टेक्नीशियनों ने टूट को मजदूरों को सौंप दिया और उससे कहा कि भैया मजदूरों किसके वापस वहीं रख आओ। उसे वापस उसके मकबरे में ले गए। 3 घंटे से भी कम समय के बाद राजा टूट को ताबूत से निकाला गया। ताबूत से निकाला गया और राजा पुनः उस स्थान पर शांति से लेट गया जहां अंतिम संस्कार करने वाले पुजारियों ने बहुत पहले उनको रखा था। तो 3 घंटे का समय लगा। 3 घंटे तक वो अपने ताबूत से बाहर रहे, वापस फिर उनको वहीं रख दिया गया। जब ट्रेलर वापस आया, यानी वो मशीन, एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर टूट की आश्चर्यजनक छवियां खींची, तस्वीरें बनाने की कोशिश की कि इस तरह के रहे होंगे राजा टूट। बिखरे हुए सूक्ष्म बिंदुओं से एक धूसर रंग के सिर की आकृति बनी। टेक्नीशियन ने इसे प्रत्येक दिशा में घुमाया और तिरछा किया, मतलब उनके सिर को देख रहे हैं। गर्दन की हड्डी के टुकड़े इतने स्पष्ट दिखाई दे रहे थे जैसे कि वे एनाटॉमी कक्षा में दिखाई देते हैं। अन्य छवियों ने हाथ को बनाया, मतलब कुछ एक्सरों ने या कुछ तस्वीरों से उनके सिर के बारे में जानकारी मिली, कुछ तस्वीरों से उनके हाथों के बारे में जानकारी मिल रही है, कुछ तस्वीरों से गर्दन के बारे में जानकारी मिल रही है। बस ये हैं, ये टर्म्स हैं, बस आपको खाली इमेजिनेशन करना है और कुछ नहीं। पसलियों के पिंजड़े से बहुत से दृश्य और खोपड़ी का एक ट्रांसैक्शन दिखाई दिया, पर इस समय दबाव कम हो गया। कुर्सी पर बैठे हुए जाही हवास, ये वही व्यक्ति हैं जो मिस्र के पुरातत्व विभाग के जनरल हैं। मुस्कुराए और देखने में उन्हें राहत मिली। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, गंभीरता से कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उसने कहा, मुझे कल रात नींद नहीं आई, मैं 1 सेकंड भी नहीं सोया, मैं इतना चिंतित था। अब मैं सोचता हूँ कि मैं सो जाऊँगा। जाहिर आवाज़ ऐसा क्यों कह रहा है? देखिए इतनी बड़ी घटना घट रही है, पूरी दुनिया की नज़र इस घटना पर बनी हुई है और जो इसका जनरल है इस पूरे डिपार्टमेंट का, तो जाहिर सी बात है उसकी नींद उड़ी हुई रहेगी कि भैया कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि दुनिया को क्या मुँह दिखाएंगे फिर। और फिर ये चीज़ें इतनी आसान भी नहीं होती हैं। जिस समय उसने टेलर छोड़ा, धातु की सीढ़ियों से रेतीले भूमि पर उतरे। हवा रुक गई और इस दिवंगत राजाओं की घाटी हवा मृत्यु के समान ठंडी और शांत थी। यानी जैसे ही राजा टूट को रखकर ताबूत के अंदर वापस उनके मकबरे में रख दिया गया, चीज़ें अपना फिर शांत हो गई। फिर से धूप निकली आई, मौसम ठीक हो गया,
अंधेरा हो गया था वो ख़त्म हो गया, हवा भी रुक गई, रेत ने उड़ना बंद कर दिया, मतलब सब कुछ शांत हो गया। इस तरह से फिल्मी घटना वहाँ घटी। टूट के मकबरे के द्वार के ठीक ऊपर ओरायन मृग नक्षत्र मंडल दिखाई दिया, जिसको प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु के देवता की आत्मा मानते थे, और वो बाल राजा को ध्यान से देख रहा था। यानी यहाँ पे कहानी खत्म होती है, यहाँ पर आपका चैप्टर ये पूरा हो जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक सभी को नमस्ते, जय हिंद।